नमस्कार साथियों। आज है 31 दिसंबर। इस वर्ष का आखिरी दिन 2026 की स्टार्टिंग कल से हो रही है। तो तभी मैं न्यूज़ भी पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं खालिदा जिया, उनका निधन हो गया है। तो उस पर हमें काफ़ी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनसे हमें नहीं मतलब है। जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनमें इन्हें ये शामिल थी। इन्होंने बहुत हिंदुओं का नरसंहार कराया। आज इनका निधन, अब ये नहीं पता है कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण हुआ है या किसी या स्वयं से मरी है। मतलब अभी चीज़ें अंदर की बातें वैसे भी जानते हैं, बांग्लादेश से भी बाहर नहीं आ रही हैं। हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो तो आप जानते ही हैं। तो ये है, हो सकता है वहाँ पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो इस पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में मैं पढ़ रहा था तो वो आपको भी बताने की ज़रूरत है। तो ये जनसत्ता न्यूज़पेपर है, उसी में पढ़ रहा था, एक आर्टिकल निकला था कि उतार चढ़ाव से भरा रहा खालिदा का राजनीतिक सफ़र। तो इसको हम पढ़ते हैं, आप सुनिए, फिर आगे की टॉपिक पर बात करते हैं। खालिदा जिया ने बांग्लादेश में सैन्य तानाशाह के खिलाफ जन आंदोलन छेड़कर 1990 में तत्कालीन तानाशाह और पूर्व सेना प्रमुख एचएम इरशाद का पतन करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन पर दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों को उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था। जनवरी 2025 में उच्चतम न्यायालय ने उनके खिलाफ अंतिम भ्रष्टाचार मामले में उन्हें बरी कर दिया था, जिससे फरवरी में होने वाले आम चुनाव में उनके उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ हो गया था। वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए बांग्लादेश के शुरुआती वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता और तख्तापलट जैसे घटनाक्रम देखने को मिले। जिया के पति जियाउर रहमान ने 1977 में सेना प्रमुख के रूप में सत्ता संभाली और 1978 में बीएनपी की स्थापना की। 1981 में एक सैन्य तख्तापलट में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद खालिदा जिया ने सैन्य तानाशाही के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1990 में तत्कालीन तानाशाह और पूर्व सेना प्रमुख एचएम इरशाद का पतन हुआ। खालिदा जिया ने 1991 में पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला। उन चुनावों में और उसके बाद कई चुनावों में उनकी प्रमुख प्रतिद्वंदी शेख हसीना रहीं, जो मुक्ति संग्राम के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री थी। भाई, जिन्होंने देश आज़ाद कराया उन्हीं मुजीबुर रहमान की बात चल रही है, उन्हीं की पुत्री थी शेख हसीना। 1996 के शुरुआती चुनाव में व्यापक बहिष्कार के बीच बीएनपी ने 300 में से 278 सीटें जीती, लेकिन कार्यवाहक सरकार की मांग चलते जिया सरकार केवल 12 दिन ही चल सकी। उसी वर्ष जून में नए चुनाव कराए। जिया 2001 में फिर सत्ता में लौटी और इसके दौरान उनकी सरकार में जमात इस्लामी भी शामिल थी। ये देखिए, कट्टरपंथी एक संगठन है, पार्टी है। उनके दूसरे कार्यकाल 2001 से 6 में भारत विरोधी बयानबाजी और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को लेकर आरोप लगे, ये शामिल थी, आरोप क्या लगे। इसी अवधि में उनके बड़े बेटे तारिक रहमान पर समानांतर सत्ता चलाने और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। 2004 में ढाका में हुए ग्रेनेड हमले के लिए शेख हसीना ने जिया रहमान और रहमान को, जो तारिक रहमान है, जिम्मेदार ठहराया। जिया को भ्रष्टाचार के 2 अलग अलग मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई थी। तो ये था इनका राजनीतिक सफ़र, और ये 80 साल की थी, अभी इनकी मृत्यु हुई है। अभी ये भी सुनने को आ रहा है विदेश मंत्री जयशंकर ढाका में खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अब ये तो विदेश मंत्रालय का मामला है, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। वैसे इनके साथ ऐसा कुछ करने वाला है नहीं। जो इनका नज़रिया रहा है भारत को लेकर, 1971 में हम ही ने इनको आज़ाद करवाया पाकिस्तान से। जिस तरह के वहाँ हालात थे, बद से बदतर इनको मारा जा रहा था बंगाली मुस्लिमों को, सिर्फ कास्ट, जाति, देश, मतलब एक पहचान के नाम पर पाकिस्तानी आर्मी ये जो अत्याचार कर रही थी, इंडिया ने अपने कई जवानों को शहादत दी भाई, तभी तो ये लोग आज़ाद हुए। और फिर भी आप देख रहे हैं इनकी जो हरकतें हैं, भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट भाई, ये 7 राज्यों का एक समूह है, कोई छोटा मोटा कोई खिलौना नहीं तोड़ देंगे। वहाँ के लोग काफ़ी बड़े देशभक्त होते हैं, कहाँ से तोड़ पाओगे। 22 किलोमीटर चिकन नेक के सहारे मत रहो, तुम्हारे 2-2 चिकन नेक हैं। रंगपुर कॉरिडोर हम लोग काट सकते हैं
चटगांव काट सकते हैं। कहाँ से चटगांव यदि हम लोग काट देते हैं, हमारा समुद्र का एक्सेस मिल जाएगा, उधर इंडियन नेवी खड़ी होगी, चारों तरफ से तुम इंडिया से घिर जाओगे, क्या करोगे? ये सोचने की आवश्यकता है। बांग्लादेश के लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि किससे भाई पंगा ले रहे हो तुम। जिन्होंने तुमको आज़ाद करवाया वो तुम्हें गुलाम भी बना सकते हैं। ये भारत के कुछ लोग यदि भारत विरोधी बातें ना करें ना तो भारत बहुत आगे हो जाए। लेकिन अब कुछ सरकारें हैं, कुछ लोग हैं, हालांकि उनसे ज़्यादा चिंता करने का देशभक्तों की ज़्यादा संख्या है और आगे भी रहेगी। और बांग्लादेश का हालत वो होगी, हम सही बता रहे हैं, अभी पाकिस्तान की जो हालत है सेम वही होने वाली है। पाकिस्तान को ठीक भी है, इनकी तो और बुरी हालत होगी। भाई तुम 3 तरफ से इंडिया से घिरे हुए हो, फिर इंडिया के खिलाफ तुम मूवमेंट बना रहे हो। पानी रोक दे तो पानी नहीं जाएगा बांग्लादेश। ये सोचने भाई तुम्हारा ट्रेड वगैरह सब भारत पर निर्भर, उधर से हम लोग ब्लॉक कर दें हिंद महासागर तो कहाँ से क्या लाओगे? इधर ज़मीन पर हम लोग अपना एक्सेस ना दें किसी जहाज़ को, किस तरीके से तुम्हारा ट्रेड होगा? क्या खाओगे? मैंने एक स्टूडेंट लीडर के बारे में सुना, वो बोल रहा था कि हम इंडिया को यदि पैसे ना दें तो इंडिया वाले भूखे मर जाए। भैया किस दुनिया में जी रहे हो आप? इंडिया के सारे आपका चल रहा है भाई। बिजली का बिल तो वो लोग दे नहीं पा रहे हैं, जो इंडिया से बिजली गई है बांग्लादेश, उसका बिल नहीं चुका पा रहे हैं। और इंडिया को यदि वो पानी खाना नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। ये अपने आप में एक हंसने वाली बात है कि कुछ बोलने से पहले कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, रॉ काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है, खुला मतलब सीधे सीधे भारत सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि रॉ का इसमें हाथ है, जो वहाँ भारत विरोधी तत्वों की हत्याएं हो रही हैं। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इसमें रॉ का हाथ है, लेकिन वो दिखेगा नहीं। और ये जो लोग भारत में कह रहे हैं इसका हाथ भैया वो सीक्रेटली ही होती हैं, जो काम होते हैं सीक्रेट एजेंसी के वो सीक्रेटली ही होते हैं, वो पता नहीं चलते हैं। अभी 2 ही मरे हैं। ये ऐसी घटनाएं होती रही तो बहुत जल्द बांग्लादेश में और भी हत्याएं होंगी और आपसी विवाद भी हो सकता है। भाई रॉ का अब उनका आपस में ही इतना विवाद है कि रॉ को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक पार्टी वाले दूसरी पार्टी को मार रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले एक पार्टी को मार रहे हैं, और माइनॉरिटीज़ को मार रहे हैं, वो तो अलग ही है। और बांग्लादेश के हिंदुओं और क्रिश्चियनों और बौद्धों को भी चाहिए अपना यूनाइट हो। भैया तुम्हारी आबादी अच्छी खासी है, 2 से 3 करोड़ हो तुम, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी हो, इतनी बड़ी आबादी कम नहीं होती। एक पास आओ। हम तो कह रहे हैं 50 लाख जाओ रंगपुर, 50 लाख जाओ चटगांव, वहाँ के डेमोग्राफी हो गई चेंज, वहाँ हो जाएगी हिंदू मेजोरिटी। और फिर इंडिया को चाहिए उस पर कंट्रोल। भाई जनमत संग्रह भी कराएंगे तब भी वो हमारे पक्ष में बात करेंगे। चटगांव और रंगपुर को ले लेना चाहिए इंडिया। इधर अपना चिकन नेक चौड़ा हो जाएगा, उधर समुद्र का एक्सेस मिल जाएगा। फिर देखते हैं क्या करते हैं, कैसे किसी को चाइना को जो बिठा रहे हैं ना, बैठाएं अपना घूमें, क्या ही कर लेंगे देखते हैं। बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है इंडिया वालों को। ये है कि जलने से पहले देखा होगा जो वो मधुमक्खी होती है वो ज़्यादा फड़फड़ाती है, जब दिए के चारों तरफ घूमती है ना, तो वही हाल इनका है। ये इनको बर्दाश्त नहीं होती ना आज़ादी। जब से बांग्लादेश बना कितनी बार इनकी सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अभी इंडिया कुछ कर दे तो ये पूरी दुनिया में रोना रोएंगे। इंडिया तो विस्तारवादी नीति को अपना रहा है, वो बढ़ रहा है, सबको पड़ोसी देशों को परेशान कर रहा है। भैया जब शांति से रहना, हम लोग इतना तुमको ऐड भेजते हैं, इतनी हेल्प करते हैं, बांग्लादेश के हर क्षेत्र में भारत की हेल्प है। भैया आज़ादी से लेकर अभी तक हम ही तो हेल्प कर रहे हैं। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए थे, तो लोगों की जेब से समझ लो आधा पैसा बांग्लादेश के ऐड के लिए जा रहा था। तो हम लोगों से तुम बने हो, तुमसे हम नहीं बने हैं। ये पाकिस्तान के सारे मत रहो, वो तो मारा जाता ही, आप भी मारे जाएंगे। इंडियन आर्मी कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा बांग्लादेश को कंट्रोल करने में। हमारी ईस्टर्न कमांड बहुत स्ट्रांग है, ये सोचने की आवश्यकता है। वहाँ लोगों का भी सपोर्ट है। बंगाल को छोड़ दें तो क्षेत्रीय सपोर्ट बहुत है। नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, क्या इनको समझ रखे हो इन लोगों? मार काट की बात आप उनसे करिए जो ना जानते हो। भाई नॉर्थ ईस्ट के लोग काफ़ी वो ट्राइबल्स हैं, मारते हैं तो मुंडी अलग हो जाती है। ये भी फड़फड़ा रहे हैं। मिलेगा कुछ नहीं, बांग्लादेश तो बर्बाद हो ही गया है। अब ये कुछ ना कुछ
तुड़वा के ही मानेंगे अपना, कोई ना कोई हिस्सा इनका चला जाएगा, फिर मुंह बना के बैठ जाएंगे। अब है तो पाकिस्तान की औलाद ही भाई, पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान ही तो बने थे, तो कुछ लक्षण तो उनके होंगे। अब लक्षण है तो वो खून तो बाल मारता ही है, लेकिन ये चीज़ सीख लीजिए कि वो पुराना भारत नहीं है, और यह जो सनातनी या जो हिंदू कौम है ये भी पुरानी नहीं है। हालांकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी देशभक्त हैं, कुछ को छोड़ दें तो कुछ तो सभी देशों में होते हैं, तो उसमें कोई कम्युनिटी की बात नहीं होती है। लेकिन हैं, भारत एक साथ है। हिंदू परंपरा, हिंदू बार बार क्या कहता हूँ, हिंदुस्तान जो है क्षेत्रीय, सिंधु नदी के इधर रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहा जाता है। तो मैं इनको लेकर बात कर रहा हूँ कि जो भारत में रह रहे हैं हिंदू कौम के लोग काफ़ी ताकतवर और काफ़ी समझदार है। बांग्लादेश तो पाकिस्तान से बेहतर ही हालत में है। आपने बंटवारा कर लिया, कुछ मिला नहीं आपको, आज भी एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, फ्यूचर में भी तरसोगे। अमेरिका चाइना ये सपोर्ट आपका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको भारत एक थ्रेट की तरह दिख रहा है कि फ्यूचर में इंडिया आगे ना निकल जाए, और इनका कोई लगाव नहीं है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। इस पर बहुत ज़्यादा सोचने का आवश्यकता नहीं, भारत आगे बढ़ेगा, किसी को कोई रोक पाया है बढ़ने से? आपके देश में कुछ करके वो क्या भारत को रोक लेंगे? बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, ना रोक पाएंगे ना रोक पाए हैं। ये जो 21वीं सदी है भारत की ही होगी, तो इस पर ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा जागरूकता अब हिंदुओं में भी हो गई है, लोग देख रहे हैं घटनाओं को, और हमें भी अब भविष्य के हिसाब से तैयार रहना चाहिए कि भविष्य में भारत में ऐसी घटनाएं ना हों। और सरकार को भी चाहिए कि जो रॉ है, IB है, इनको सबको काफ़ी स्ट्रांग करें, इंडियन आर्मी, पुलिस, जिनको कि भारत देश के अंदर ऐसी कोई भी घटना ना घट सके। जिन जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उन पर थोड़ी नज़र रखी जाए, लोगों पर कंट्रोल किया जाए। आज़ादी के नाम पर कुछ भी नहीं हो सकता कि तुम भारत विरोधी घटनाएं करो हम तुम्हारा साथ देंगे। लोगों के ऊपर कंट्रोल रखा जाए, उनको देखे जाए, उनकी गतिविधियाँ देखी जाएँ, और जो भी थोड़ा सा भी को लगे तुरंत जेल में डालो। अब ये नहीं चल पाएगा। बांग्लादेश की घटना हमें सिखाती है कि हमारा हाल मतलब ये है, जब वो बढ़ेंगे तो हमें मारेंगे ही। तो अपने हिसाब से बचे रहो, अपनी तैयारी रखो, क्यों मारेंगे हर बार? क्या मार खाने के लिए? कभी मारो भी, कभी सीखो चीज़ें। अब हम लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं, हालांकि इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी गवर्नमेंट भी अच्छी है, और इंडियन आर्मी तो है ही है, हल्के में ना लें, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। 2 घंटे नहीं लगेंगे, बांग्लादेश पूरा अंदर आ जाएगा इधर ही। बस ये है, कौन कुत्तों को ले? 16 करोड़ 50 अपने यहाँ भी बहुत सारे हैं, 15-16 करोड़ और कौन पालेगा? इसी कारण से हम लोग नहीं करते हैं, मतलब बांग्लादेश कोई बड़ी बात नहीं है। सिक्किम भी दूसरा देश था, आज भारत के कंट्रोल में। बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी अच्छे लोग बैठे हुए हैं हमारे ऊपर। हमें भी अपने माइक्रो लेवल पर ही काम करना चाहिए। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और अपने एकजुट रह के रहना चाहिए, तब तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तो हिंदू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। भारतीय जो है, भारतीय के लिए नहीं बोल रहा, बात ये है। तो ये सीखना होगा हमें, और आगे की जो बांग्लादेश की घटनाएं होती हैं उस पर भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। और उसके बाद मैं फिर अभी नई सीरीज़ भी चालू करने वाला हूँ, जिसमें मैं न्यूज़पेपर वगैरह की चीज़ें भी बताऊँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करिए। मुझे ज़्यादा एडिटिंग वगैरह तो आती नहीं है, तो हल्का फुल्का जो भी है उसी को मैं अपनी बात व्यक्त करता हूँ। आपको ये सुनने में अच्छी लगे तो काफ़ी सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।